नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। द कश्मीर फाइल्स पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले अगर मैं जिम्मेदार हूं तो दे दो फांसी। वहीं महाराष्ट्र में फिल्म को लेकर 2 गुटों में मारपीट। मुंबई समेत देश के अलग अलग इलाकों में ईडी और आईटी की छापेमारी, नवाब मलिक के ठिकानों पर भी पड़ी रेड, हाथ लगे कई सबूत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा, 5 घरों में बवालियों ने लगाई आग, 10 लोगों की मौत। कांग्रेस में उठी प्रियंका के इस्तीफे की मांग, जीशान हैदर ने सोनिया को लिखी चिट्ठी, कहा प्रियंका जब तक रहेंगी वही हारने वाले नौकर, वही टीम रहेगी। कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान का आखिरी पैंतरा, सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, कहा खरीद फरोख्त में शामिल बागियों के वोट न गिने जाएं। सबसे पहले बात विवेक अग्निहोत्री की फिल्म की। ताबड़तोड़ कमाई के साथ द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय पर बनी इस फिल्म से कश्मीर की लिबरल गैंग बौखलाई हुई है। उमर अब्दुल्ला के बाद अब फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर जांच में वो जिम्मेदार निकलते हैं तो वो फांसी के लिए भी तैयार हैं। 90 में जो कुछ भी हुआ वो साजिश थी, इसकी जांच के लिए कमीशन बैठाया जाए, तब पता चलेगा कि कौन कौन इसमें शामिल था। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर महाराष्ट्र में बवाल छिड़ गया है। अमरावती में नारेबाजी के बाद फिल्म को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर साहब, फारूक अब्दुल्ला की ये जो सफाई आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? साथ ही इस फिल्म को क्या टारगेट किया जा रहा है? देखिए, फारूक अब्दुल्ला ड्रामा करने में बहुत माहिर है। ये दिल्ली आते हैं, रोते हैं, कैमरे के सामने कहेंगे बहुत हो गया, अब मिलजुल के रहना चाहिए, इनफ, अब और हम नहीं इस तरह से जी सकते हैं, हम लोगों के को सबको ऊपर जवाब देना है। अच्छा भाई, आप कह रहे हो कि साजिश भी है। आज उन्होंने बयान दिया, बोले कि बहुत बड़ी साजिश थी। तो किसकी साजिश थी? उसके बाद आप मुख्यमंत्री बने वहाँ के, आपके बेटे भी बने, आपकी पार्टी वहाँ पे बाकायदा सरकार चलाती रही। आपको तब ध्यान नहीं आया? आपको तब ध्यान नहीं आया कि किस तरीके से हिंदुओं को वहाँ पे मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ? तब आपको ध्यान नहीं आया? तब आपको ध्यान नहीं आया जब 370 को हटाया जा रहा था? तब आप खुल्लम खुल्ला ये चैलेंज कर रहे थे कि हिंदुस्तान का झंडा लेने वाला कोई नहीं बचेगा, कश्मीर अलग हो जाएगा। इस बात का ध्यान तब समझ में नहीं आया आपको? ये जो साजिश, ये जो मुस्लिम संगठनों को, इन आतंकियों को पाकिस्तान से जब ट्रेन करके भेजा जा रहा था, जब आपकी सरकार थी, तब भी आप उसकी ही जुबान में बात करते थे और ये कहते थे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। तो साजिश करने वालों के साथ आप बातचीत की पेशकश करें, आप पत्थरबाजों के ऊपर लगे केसेस को आप छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात, किसने कहा था आपको, जब आप इस एक्सोडस के पहले, इस जनसंहार के पहले 70 आतंकियों को छोड़ देने का फैसला जो आपने लिया था, तो वो उस साजिश का हिस्सा था क्या? तो ये देखिए, एक फिल्म आई है जिसने हकीकत बता दी। मैं शुरू से कह रहा हूँ, सच नंगा होता है और उसको फेस करने की हिम्मत कम लोगों की होती है। तो ये फारूक अब्दुल्ला हो, लिबरल गैंग हो, या फिर महाराष्ट्र के अंदर अब शिवसेना क्या करेगी? अमरावती में लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकल के जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, मुस्लिम भीड़ ने मारपीट शुरू कर दी। गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होगी? क्या उनको छोड़ दिया जाएगा या कोई और बात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के मुख से कुछ निकलेगा? संजय राउत कुछ बोलेंगे? या फिर वोट बैंक की खातिर ये एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में शिवसेना चुप रहेगी? यही महाराष्ट्र की जनता
देख रही है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ महाराष्ट्र में बवाल हो गया है तो दूसरी तरफ नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आयकर विभाग के साथ ईडी ने मुंबई और ठाणे समेत देश के कई हिस्सों में छापेमारी की है। इस छापेमारी में आयकर की रडार पर नवाब मलिक के साथ साथ कई बड़े बड़े बिल्डर्स भी आए। यहाँ एक शख्स से ईडी अधिकारियों ने कागजात मंगवाकर उसकी जांच शुरू की। आपको बता दें कि जमीन के लेन देन के केस में ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस जमीन से जुड़े लेन देन के बारे में ज्यादा जानकारियां हासिल करने के लिए ईडी की टीम ने ये छापेमारी की और इस दौरान ईडी के हाथ कई बड़े सबूत लगे हैं। डॉक्टर साहब, इस ताबड़तोड़ छापेमारी में नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये कहा जा रहा है कि ईडी की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है। कई जगहों पे एक साथ सीआरपीएफ के जवान की मौजूदगी में वहां पे सब कुछ हो रहा है। अब देखिएगा कि कल फिर शरद पवार का बयान आएगा, फिर ये पूछा जाएगा मुंबई पुलिस कमिश्नर से कि भाई इतने सारे सीआरपीएफ के जवान आ गए, ईडी ताबड़तोड़ सबसे बड़ा छापेमारी कर ली और किसी को पता तक नहीं चला। नवाब मलिक बड़े मुसीबत में हैं, क्योंकि इस बार जो खबर आ रही है कि इस केस के अलावा भी कई सारे कागजात, कई दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। मुंबई नगरी, जहां दाऊद इब्राहिम का पूरा साम्राज्य फैला हुआ है, ये तार बहुत दूर तक जाएगा और जैसे जैसे दिन बीतता चला जा रहा है, अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है इसमें, नवाब मलिक को जेल में मन नहीं लग रहा। घर से बिस्तर आ गए, कुर्सी भी आ गई, उनकी पीठ में दर्द है, गद्दा नहीं मिल रहा था वहाँ, तो गद्दा भी मंगवाया गया है, कुर्सी भी मंगवाई गई है। एक और उन्होंने इल्तिजा की थी कोर्ट से कि घर का खाना मंगवा दो। कोर्ट ने कहा नहीं, क्या दिक्कत है, सारे कैदी भी खा रहे हैं। तो नवाब मलिक के वकील ने कहा कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो नमक लगाने में तो मास्टर थे पहले से, जब मीडिया के सामने आकर के अनर्गल आरोप लगा रहे थे। डिवाइन जस्टिस हो रहा है, समय का पहिया है, ये उल्टा घूम चुका है और एक एक जो पाप हुए हैं उसका हिसाब किताब कोई केंद्र सरकार या कोई एजेंसी नहीं ले रही। ये आसमानी पनिशमेंट मिल रहा है। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र के साथ साथ बंगाल में भी बवाल मचा हुआ है। बीरभूम जिले में रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद टीएमसी कार्यकर्ता उग्र हो गए और इलाके में हिंसा फैल गई। गुस्साई भीड़ ने 10-12 घरों के गेट को बंद करके उसमें आग लगा दी। आग से 10 लोग जिंदा जलकर मर गए। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। लोकल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, बंगाल में इस हिंसा के भड़कने के पीछे क्या वजह है? वजह बिल्कुल साफ है। बबूल आप रोपोगे तो उसमें फल कहां से मिलेगा? ये ममता बनर्जी की गंदी राजनीति का ये सब नतीजा है। आप वहां पे बंदूक की नोक पे राजनीति आप करेंगे, गुंडे जिहादी एलिमेंट्स को आप बढ़ावा देंगे, तो ये तो कभी न कभी आपको खुद डसेगा जी। ये टीएमसी की इंटरनल लड़ाई है। 10-12 घरों को जला के खाक कर दिया गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। 10 लोग जिंदा जल के मारे गए हैं। मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया है। क्या हुआ था वहां? हुआ बहुत ही सिंपल घटना। सोमवार की रात वहां पे एक भोलू शेख नाम का वो पंचायत का डिप्टी सरपंच था जी। उस पे उसके ही समुदाय मुस्लिम के पीछे चल रहा है पूरा, बम मार दिया। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां शेख की मौत हो गई। अब उसके समर्थक आए और टीएमसी के दूसरे गुट के, वो भी मुस्लिम, भीड़ आती है, हंगामा मचता है और इन लोगों के घरों को बंद कर दिया जाता है। सब लोग, पूरा परिवार घर के अंदर जी, और बाहर से आग लगा दी गई। ये ठीक ऐसा ही हुआ है। चूंकि टीएमसी के इंटरनल मसले का मसला है तो न्यूज़ तो बाहर भी आ गई, लेकिन आप सोचिए ये वहां का नॉर्मल पॉलिटिकल प्रैक्टिस में शुमार है। किस हिसाब से इन दंगाइयों ने
रिजल्ट के बाद हिंदुओं के घरों को जलाया, हत्याएं की, रेप किया, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन ये ममता बनर्जी की राजनीति, मैं बार बार कहता हूँ, ममता बनर्जी की राजनीति एक वायरस है। बंगाल के बाहर ये वायरस निकला नहीं कि देश में तबाही आ जाएगी। इस राजनीति को रोकना पड़ेगा और वहाँ के भद्र लोग चुप, मुंह में ताला, कायरों की तरह जो है ताला बांध करके सब लोग बैठे हुए हैं और दिन दहाड़े ये काम हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है तो कांग्रेस में भी घमासान शुरू हो गया है। यूपी चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अब प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग उठी है। कांग्रेस सदस्य जीशान हैदर ने सोनिया गांधी को प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस सदस्य जीशान हैदर ने कहा कि पार्टी प्रियंका गांधी से भी महासचिव का पद वापस ले और उन्हें कार्य मुक्त कर दे। जब तक प्रियंका गांधी रहेंगी वही हारने वाले नौकर उनके साथ रहेंगे और वही टीम रहेगी। जीशान ने आगे लिखा कि प्रियंका गांधी की टीम की वजह से ही यूपी की विधानसभाओं में हमारी जमानत जब्त हुई है। डॉक्टर साहब, क्या कांग्रेस की हार की जिम्मेदार वाकई प्रियंका गांधी हैं? बिल्कुल, प्रियंका वाड्रा ही है। प्रियंका वाड्रा ही इसके लिए जिम्मेदार है। और अगर आप पीछे आप जाएं तो आपको समझ में आएगा 2012 में कांग्रेस हारी तो ठीकरा किसके ऊपर फूटा? दिग्विजय सिंह से इस्तीफा लिया गया। वो लीड कर रहे थे, वो इंचार्ज थे। 2017 में आप हारे, यूपी का उस समय हेड राज बब्बर थे, उनसे इस्तीफा लिया गया। और अभी आप एक ऐसे शख्स से आपने इस्तीफा लिवा लिया। इस्तीफा तो देना चाहिए था टेक्निकली प्रियंका वाड्रा को, लेकिन आपने अजय कुमार लल्लू से ले लिया इस्तीफा। जी, सारी कांग्रेस के सारे लोग जानते हैं कि अजय कुमार लल्लू, जिसे आपने यूपी का अध्यक्ष बना रखा था, वो अपने दफ्तर के अंदर कांग्रेस पार्टी में एक चपरासी को भी अपने मन से नियुक्त नहीं कर सकता था। नौकर की तरह उसे ट्रीट किया जा रहा था। और ये जो गुस्सा जिसान का है, अगर कैपिटल टीवी जो लोग देखते हैं उनको समझ में आएगा, ये बातें मैं पहले से ही कह रहा हूं। पूरा ठीकरा ये जेएनयू गैंग जो चुनाव लड़ते नहीं, जीत सकते नहीं, जिनका कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इन वामपंथियों के साथ मिलके प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस पार्टी की जो नैया डुबोई है, वो तो अंदर दलदल में जाकर के फंस गई है। ऊपर पानी, नीचे दलदल। ये जिसान ये जो मांग कर रहा है कि जब तक प्रियंका वाड्रा वहां से हटेगी नहीं तब तक कांग्रेस पार्टी, आप देखिए 350 से ऊपर लोगों का जमानत जब्त, और यहां पे लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। किस वजह से हार हुई ये बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेदार है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उल्टे पुल्टे नारे और उल्टे पुल्टे लोगों के साथ मिलके इन लोगों ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया और ये मांग बिल्कुल जायज है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ कांग्रेस चुनावी हार से बौखलाई हुई है तो वहीं इमरान खान कुर्सी बचाने के लिए चुनाव होने ही नहीं देना चाहते। इमरान खान ये जानते हैं कि वोटिंग में सरकार का गिरना तय है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में मचे सियासी घमासान के बीच इमरान ने अपनी सरकार बचाने के लिए आखिरी दांव चल दिया है। इमरान अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गए हैं। इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से खरीद फरोख्त में शामिल बागी सांसदों के वोट न गिनने की अपील की है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 63 का हवाला दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट जाकर इमरान खान अपनी कुर्सी बचाएंगे? देखिए, ये इमरान खान ये पाकिस्तान का केजरीवाल है। अब तक पूरी जनता को ये कह रहा था कि घबराना नहीं है, और एक अविश्वास प्रस्ताव क्या पेश किया गया संसद के अंदर, ये घबरा गए, इतने घबरा गए कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा? आपके पास जो संख्या थी, आपकी पार्टी और 3 और पार्टी मिलकर के 179 कुल सांसद थे आपके समर्थन में। बहुमत के लिए चाहिए 172,
आप ये दल बदल का कानून लगाएंगे भी तो उन पार्टियों के ऊपर तो नहीं लगेगा जो आपके साथ अलायंस में थे, वो उनकी संख्या है 17। लेकिन ये बवाल मचा रहे हैं कि देखिए हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा का आरोप किस पे लगा रही है? दल बदलुओं को रोका जाए, इसकी वोटिंग, इसकी काउंटिंग ना की जाए। ये अर्जी जो लगाई जा रही है किसके खिलाफ लगाई जा रही है? वो लगाई जा रही है इनकी अपनी पार्टी के 30 के आसपास जो सांसद जो इमरान खान से नाराज हैं। भाई कैसे रोक लोगे? भाई आपके सांसद अपने कंस्टिट्यूंसी नहीं जा पा रहे हैं, लोग हंगामा कर रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई, इतना सब कुछ हो गया। आर्मी ने भी कह दिया कि भाई कोई हम तो कुछ नहीं इसमें आपके साथ हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। तो इमरान खान चारों तरफ से घिर गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में आप ये जो अर्जी लगा रहे हैं, अनुच्छेद 63 है, उसके मुताबिक अगर दल बदल का कानून लगता भी है तो कोई दल बदल करेगा, वोटिंग डालेगा, आपके पार्टी के लोग आपके साथ गद्दारी करेंगे, तब तो ये कानून लगाया भी जा सकता है। अभी वोटिंग हुई नहीं, पहले से ही आपने डिक्लेयर कर दिया। भाई हिंदुस्तान में भी दल बदल का कानून है, आप पार्टी लाइन से, विप से हट करके आप वोटिंग करते हैं, आपकी सदस्यता जाती है। तो जब सदस्यता जाती है तो वो तो वोटिंग करने के बाद ही ना। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बीजेपी में ये था शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, बीजेपी में रहते हुए वो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। अभी सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनकी सदस्यता तो नहीं जाएगी। हाँ, जब कभी वोटिंग होगा, जब आप वो सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे, तब उनकी सदस्यता जाएगी। इमरान खान को 28 तारीख को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उनको वहाँ पे उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में वहाँ के सांसद उनको निरस्त करेंगे। किसी भी केस में इमरान खान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।